सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको शुरू करेंगे एक नई किस्म की स्टोरीज़ जिसमें अंडरवर्ल्ड और कॉरपोरेट वर्ल्ड के रिश्तों की बात चलेगी। बहुत सारी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो एक तरह से आज कंपनी ही नहीं देश भी चला रही हैं। लेकिन हर इन कंपनी के कहीं ना कहीं ऐसा समय आया जब इन्होंने अंडरवर्ल्ड की मदद ली, ज़ाहरा तौर पे या चोरी छिपे। बहुत बार इनके रिश्ते बाहर नहीं आते क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत असर रसूख है। लेकिन एक ज़माना था जब ये लोग इतने बड़े नहीं होते थे। हर कंपनी एक ज़माने में नई होती है और आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत बड़ी हो जाती है तो करैक्टर बदल जाता है। पहले करैक्टर कुछ और होता है। इसी किस्म का मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जो धीरू भाई अंबानी, जो उस समय पे बहुत बड़ी कंपनी चला रहे थे अपनी रिलायंस, और उनका एक ब्रांड नेम कपड़े का चला करता था विमल। तो उन दिनों की कहानी है 1988 के एंड और 1989 के शुरुआत की, जब 3-4 महीने एक बार पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड और कॉरपोरेट वर्ल्ड हिला हुआ था। किस्सा सिर्फ 2 लाइन में इतना था कि मुंबई पुलिस ने एक कॉल रिकॉर्ड की, किसी का नंबर लगाया हुआ था किसी सस्पेक्ट का, और इनका जो सीक्रेट सेल होता है कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने वाला, मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था कि कुछ प्राइवेट एक्सचेंज डिफरेंट एजेंसीज बना के रखती हैं जहाँ पे कुछ लाइन जो हैं वो लगा के उनकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है डेंजरस लोगों की। उनमें से एक कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि कुछ लोग उस समय के दूसरे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नुस्ली वाडिया, जो बॉम्बे डाइंग के मालिक, बहुत बड़े बिजनेसमैन, और उनके नुस्ली वाडिया के बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग सुन के मुंबई पुलिस हैरान। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे अगर किडनैप हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक इशू हो जाएगा और बहुत बड़ी बात हो जाएगी पुलिस के लिए भी, और मुंबई शहर और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सर्कल में भी। लेकिन पुलिस, ये बात जिन लोगों का नाम सामने आया उन लोगों को लेके पुलिस इसलिए भी असमंजस में थी कि धीरू भाई का ग्रुप बहुत बड़ा है, उनको इस बात का पता है कि नहीं पता है। नाम लिया जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिस अंबानी का नाम ले रहे थे, वो लोग जो इस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, वो एक कीर्ति अंबानी की बात कर रहे थे। हाँ, अब मज़े की बात यह कि कीर्ति अंबानी उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। मुझे ये बात इसलिए अच्छी तरह याद है कि शुरुआती स्टेज में पहले दिन जब कीर्ति अंबानी को पकड़ा था, उस समय मैं उस समय के जो एडिशनल कमिश्नर थे पुलिस के, अरविंद इनामदार, उनके पास था, और उनके साथ उनके 2 ऑफिसर बैठे थे, फिरोज़ गाजिया जो इंस्पेक्टर थे और संजय परांडे जो सब इंस्पेक्टर थे। आज मेरी ये रिकॉर्डिंग करने के पहले एक बार मैंने फिर अपनी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए संजय परांडे से लंबी चौड़ी बात की और उन्होंने इस बात की इजाज़त दी। मैं उनके नाम से कोट कर सकता हूँ इस केस की जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। संजय परांडे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस केस के, उनकी परवानगी मैंने आज ली है, इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूँ। खैर, बात ऐसी हुई कि जब कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई उसमें कुछ लोग ये कहते हुए सुने गए कि जल्दी से जल्दी इन 2 बच्चों को किडनैप करना है, इसके लिए हमें एक बड़े आदमी ने सुपारी दी है। तो पुलिस ने केस रजिस्टर करने के पहले ही नुस्ली वाडिया को कॉन्फिडेंस में बता दिया एक ऑफिसर ने जाके कि देखिए हमारे पास ऐसी खबर आई है, पुख्ता खबर। ये नहीं बताया कि हमने टेलीफोन की बातचीत रिकॉर्ड की है, कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आपके बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग, साजिश रची जा रही है। और नुस्ली वाडिया के दोनों बच्चे
उस समय हिमाचल प्रदेश के सनावर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। इमीडिएटली नुस्ली वाडिया ने अपने बंदों को भेज के, अपने मैनेजर्स भेज के दोनों बच्चों को वहाँ से लाए, बम्बई लाए और इमीडिएटली उनको दूसरे दिन की फ़्लाइट से लंदन भेज दिया और वहाँ के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब इसकी यहाँ से जांच शुरू होती है कि पूरा माजरा क्या था। इमीडिएटली कीर्ति अंबानी को अरेस्ट किया जाता है और कीर्ति अंबानी को अरेस्ट करने के साथ साथ पुलिस एक दूसरे आदमी की आवाज़ भी पहचान लेती है और वो शख्स होता है अर्जुन बाबरिया। अर्जुन बाबरिया कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। वो मशहूर था प्रिंस बाबरिया के नाम पे। वो एक ऑर्केस्ट्रा चलाया करता था। उस समय मुंबई में रिवाज था उन दिनों में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बहुत थे। एक जसपाल सिंह का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हुआ करता था, एक बाबला ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था बहुत मशहूर। तो इस तरह के डिफरेंट कोई 25-30 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप मुंबई में बहुत फेमस थे, जिनके साथ मुंबई के बड़े बड़े सिंगर्स, आर्टिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर जुड़े हुए थे। तो इनके ऑर्केस्ट्रे के साथ प्रोग्राम करने के टाइम पे वो बड़े बड़े सिंगर, मेल और फीमेल मिमिक्री आर्टिस्ट, उन ऑर्केस्ट्रा के साथ बड़े बड़े हॉल्स में, शादी ब्याह में और जो भी बड़े फंक्शन अमीर लोगों के होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके वो प्रोग्राम किया करता था। और इसी तरह से प्रिंस बाबरिया कुछ प्रोग्राम अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए भी करता था। हालांकि काफ़ी अंडरवर्ल्ड के लोग उस समय दुबई भाग चुके थे, लेकिन उनके रिश्तेदार, भाई भतीजे यहीं पे थे। तो उनका तकरीबन हर ऑर्केस्ट्रा वाले का कहीं ना कहीं एक रिश्ता रहता था अंडरवर्ल्ड के लोगों से। आधे उनके साथ आर्टिस्ट काम करने वाले भी अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानते थे। तो प्रिंस बाबरिया ने कहीं कीर्ति अंबानी के किसी प्रोग्राम में भी ऑर्केस्ट्रा लेके गया था। उनकी वहाँ से जान पहचान हुई। तो ये पुलिस का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो उसके मुताबिक कीर्ति अंबानी ने कहीं प्रिंस बाबरिया को कुछ कहा होगा कि कुछ बंदे चाहिए, ऐसा काम करना है। तो उस चक्कर में प्रिंस बाबरिया ने बंदे मिला दिए। वो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि कीर्ति अंबानी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारी जो ट्रायल है वो इन कैमरा रखी जाए, मीडिया को नहीं बताया जाए, मीडिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। 2015 तक ये केस चलता रहा, 88 से लेकर 27 साल तकरीबन, लेकिन उसकी कार्रवाई कभी प्रेस के सामने नहीं हुई। तो ये बातें वो हैं जो मुझे उस समय के जो और भी ऑफिसर थे, बाद में ये केस ट्रांसफ़र करके सीबीआई को दिया गया और सीबीआई के वकील को मैं जानता था, ऑफिसर को जो इसको देख रहे थे। लेकिन ये केस इतना सेंसिटिव हो गया कि कोई भी अफसर उन दिनों में इस केस के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। तो अल्टीमेटली इनको अरेस्ट किया गया। 2 आदमी इनके साथ और भी अरेस्ट हुए थे, एक जगोटिया था, एक और नाम था कोई। तो ये 4 लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू किडनैप एंड हार्म 2 चिल्ड्रन करके ये केस एक रजिस्टर किया गया। सबकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई। बहुत लंबे समय तक कीर्ति अंबानी को जुडिशियल पहले पुलिस कस्टडी, बाद में जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। अब देखिए, बम्बई पुलिस ने ये जो पूरा केस तैयार किया था वो उस टेलीफोन कन्वर्सेशन पे किया गया था जो कुछ लोगों के बीच में हुई थी। अब जो कीर्ति अंबानी के वकील थे, जो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री के वकील थे, बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने इस बात पे इतराज़ उठाया कि ये जो वॉइस जो आप बता रहे हो ये उनकी आवाज़ ही नहीं है जिनकी आप कह रहे हो। तो उन्हीं दिनों में दिल्ली की एक जो लैब्स होती हैं, फोरेंसिक लैब, उसने एक नई वॉइस एनालाइज़र मशीन मंगवाई थी, उसको सेंटोग्राफ शायद कहते हैं। बड़ी लेटेस्ट मशीन आई थी उन दिनों में। तो मुंबई से वो पूरी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन लेके मुंबई के ऑफिसर संजय परांडे और फिरोज़ गांजिया, ये लोग दिल्ली उस लैब में गए थे। हालांकि तब तक वो केस
सीबीआई को ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस को सीबीआई को असिस्ट कर रही थी, क्योंकि ओरिजिनल जो कंप्लेनेंट थे वो मुंबई पुलिस थी। तो वो दिल्ली उस नई सोफिस्टिकेटेड मशीन पे वो वॉइस एनालाइज की गई और सही पाया गया कि जिन लोगों को मुंबई पुलिस ने नामजद किया था वो आवाज़ उन्हीं लोगों की थी। उसके बाद अंदर खाते महाराष्ट्र की सरकार बदली, कुछ हुआ, बड़े लोग इन्वॉल्व थे। एक तरफ नुस्ली वाडिया, दूसरी तरफ धीरूभाई अंबानी का ग्रुप, उनका जनरल मैनेजर कीर्ति अंबानी। बहुत साल कीर्ति अंबानी इनके साथ रहा है। खैर, तो सीबीआई के जब केस चला दोबारा कोर्ट में, सीबीआई ने रिपोर्ट दी, तो उसने पहले तो नुस्ली वाडिया को एक गवाह रखा हुआ था, लेकिन बाद में उस गवाह से भी उसका नाम हटा लिया गया इस बेस पे कि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसको क्यों गवाह रखें। तो 2003 में जब इस केस का फैसला होने को आ रहा था, तो नुस्ली वाडिया ने एक प्राइवेट एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में कि मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए। सीबीआई नहीं चाहती कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी किसने रची थी, पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी। फिर नुस्ली वाडिया के इस प्ली को रोकने की कार्रवाई चलती है। 2003 में ही जब ये एप्लीकेशन आती है, तो इनका जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो वकील थे अमित देसाई, उन्होंने फिर एक बार एप्लीकेशन दिया कि हम नुस्ली वाडिया की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन वो इन कैमरा होनी चाहिए, वो दुनिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जज ने वो भी बात मान ली। उसके बाद पार्शियल मानी, पूरी तरह नहीं। तो उसमें कुछ बातें निकल के बाहर आई जिनमें नुस्ली वाडिया का बयान काफ़ी दूर तक, काफ़ी हद तक बाहर आया, जिसमें उसने बार बार सीबीआई को पूछा, कोर्ट को पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ कीर्ति अंबानी तक सीमित थी या उसके ऊपर कहीं और भी जाती है। उसका कहना था कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई, छोटे छोटे 2 बच्चे जिनको कुछ पता नहीं इस किस्म का क्राइम वगैरह क्या होता है, उनको उनके अच्छे एनवायरनमेंट से हिमाचल प्रदेश के सनावर स्कूल से निकाल के डिसलोकेट करके उनको लंदन भेजना पड़ा। माँ बाप से दूर, हमसे दूर, फैमिली से दूर उन बच्चों को लंदन में पढ़ना पड़ा। मेरा खर्चा भी उसमें बहुत हुआ, मेरी फैमिली लाइफ ख़राब हुई, घर में अशांति पैदा हुई। ये सब का जिम्मेदार कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है। ये नुस्ली वाडिया ने कोर्ट में कहा, बॉम्बे डाइंग के मालिक ने, हिंदुस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं मिला। पूरे की पूरी जिम्मेदारी कीर्ति अंबानी ने अपने ऊपर ली कि जो कुछ हुआ भी है उसका मेरे तक तो ऊपर किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये वो टाइम था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी कंपनी बन के उभर के आ गई थी। उनका असर सुख भी कंपनी के साथ साथ बढ़ता गया। कितना बड़ा वो आप सब लोगों को मालूम है। अब 2015 के बाद उस केस का क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन कोई चर्चा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, ये क्राइम होते हैं, छोटे मोटे तो सामने आ जाते हैं, जो इस किस्म के बड़े लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो कभी पब्लिक के सामने नहीं आती। ये 3-4 एपिसोड इस किस्म के आपको सुनाने के बाद एक बार आखिर में जो एक मैं आपको जो निष्कर्ष बताऊंगा, इस किस्म की बाकी कहानी उसमें बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत कुछ अभी बाकी है। आज ये किस्सा ख़त्म करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसीज कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं और कैसे उनको ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है, ख़ास तौर पे सीबीआई की तरफ से। तो इंतज़ार कीजिए इस किस्म के और किस्से कहानियों का। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी, कल के लिए इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।